नमस्कार। साथ पूजा कविया गोमा, एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको वसीयत या विल से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। वसीयत या विल एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि कोई अपने ना रहने पर अपनी संपत्ति कैसे बांटना चाहता है। अगर आप अपनी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ना चाहते हो जो आपका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपको एक वसीयत बनानी होगी। अगर वसीयत किए बिना किसी की मौत हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार विभाजित और वितरित किया जाएगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है, जिससे संपत्ति गलत हाथों में पड़ सकती है, या कुछ खास लोग जिन्हें आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं उन्हें बाहर रखा जा सकता है। संपत्ति किसे देनी है, इसका पूरा नियंत्रण बनाए रखने के लिए वसीयत करना सही होता है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी वसीयत से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका वसीयत से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप भी फोन करके कानूनी राय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। तो वसीयत से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो हमारे साथ आज खास मेहमान परमानंद पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है परमानंद जी कार्यक्रम में। वसीयत को लेकर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि वसीयत आखिरकार क्या होती है। जिसको आप करते हैं, ये एक विल बनाते हैं और हम विल को जो बनाने वाला होता है वो वसीयत करता उसको बोलते हैं। जी जी। और वसीयत करता किन किन लोगों को अपनी संपत्ति विभाजित करना चाहता है वो विल में अपने सारी चीजें लिख देता है, 1 2 3 4 5 6। जैसे अगर मान लीजिए उसके ऊपर कोई कर्ज है तो उसमें ये भी लिख देता है कि इतने कर्ज का भुगतान ये व्यक्ति करेगा, या उसको लाभ होने वाला है किसी म्यूचुअल फंड से या इन सारी चीजों से, तो उसके बारे में भी वो जानकारी दे देता है। वास्तव में ये विल एक इंडियन सक्सेशन एक्ट उत्तराधिकार कानून के तहत इसको विल को बनाया गया है। विल हिंदुस्तान में बहुत कम प्रचलित रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ने के साथ साथ ये वसीयत की बात अब ज्यादा प्रमुखता से आने लगी है। पहले लोग वसीयत नहीं रखते थे, पहले लोग यूं ही चले जाते थे और उनके बीच में आपने देखेंगे, आप कोर्ट कचहरी में जाइए तो आज की भी स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी इसी वसीयत को लेकर के है, जमीन और जायदाद को लेकर के है। कहीं दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जा रहा है, कहीं भाई और बहन के बीच में झगड़ा हो जा रहा है, कहीं और कोई चाचा और ताऊ के बीच में झगड़ा हो जा रहा है। किसी तरह का इस ढंग से झगड़े से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि वह व्यक्ति अपनी संपत्ति का पूरी तरह से वसीयत कर दे। वसीयत करने में बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। इसी नाते ये एक लीगल डॉक्यूमेंट के वजह से ये एक वैध दस्तावेज है, जिस दस्तावेज की जरूरत पड़ती है संपत्ति के बंटवारे के लिए, न केवल बाहरी व्यक्तियों के लिए बल्कि अपने परिवार के लोगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है। इस नाते इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या वसीयत कराना जरूरी होता है? जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, आपने बताया कि वसीयत होती क्या है, लेकिन क्या हर शख्स इसको करे? क्या ये अनिवार्य है? क्या ये जरूरी है? जी नहीं, वसीयत करना जरूरी नहीं है। जैसे आपने अपनी भूमिका में प्रस्तावना में इस चीज को कहा, तो वसीयत का मतलब ये है कि आप अपनी संपत्ति को किन किन लोगों को देना चाहते हैं, ये इसका निर्धारण होता है। वसीयत अगर आप नहीं कराएंगे तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत वो आपकी वसीयत हो जाएगी। जैसे 2005 में बहुत सारा संशोधन हुआ। 2005 के पहले अगर पिता की संपत्ति होती थी तो उसके निधन के बाद पत्नी के और बच्चों के रूप में आ जाता, बच्चे के पास आ जाता था। लेकिन 2005 में कानून ऐसा बन गया कि 2005 के बाद अगर पिता की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी के अलावा उसके बेटे और बेटियों को भी अधिकार मिलेगा। बेटियों का अधिकार पहले नहीं था 2005 के पहले,
लेकिन 2005 के बाद पिता की संपत्ति में उसकी पत्नी और उसके बेटों के साथ या उसके बेटे के साथ उसकी बेटी या बेटियों को भी उसमें अधिकार मिलेगा। इसी नाते ये बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी होगा तो इंडियन सेक्शन एक्ट खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी इसलिए है, आप इसलिए इसको जरूरी मान लीजिए कि तमाम तरह के मुकदमेबाजी से बचने के लिए समय और शक्ति व्यर्थ में न जाए, इसलिए इसका करा लेना ही आवश्यक हो जाता है। इसको कराना जरूरी है। बिल्कुल। अगर वसीयत नहीं बनाते हैं तो क्या इसका असर पड़ सकता है, क्या हो सकता है? जी, वसीयत अगर नहीं बनाते हैं तो आप देखते होंगे, मैं तो यही कह रहा था ना कि आज आप किसी भी सिविल कोर्ट में चले जाइए, आज आप देखिए कि सबसे ज्यादा संपत्ति के बंटवारे को लेकर के झगड़े होते हैं। अगर उसमें साफ साफ चीजें क्लियर हो गई रहती और वो वसीयत बना दी गई होती तो बहुत सारे झगड़े होते ही नहीं, झगड़े तो होने की संभावनाएं कम रहती। अब इसमें तो ये है कि नहीं, ये हमारी संपत्ति है, कोई कहेगा हमारी संपत्ति है। संपत्ति को लेकर के इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है कि जिसको लेकर के तमाम वकीलों की बनवाती है, तमाम कोर्ट में भीड़ लगी रहती है। इन सारी चीजों को देखते हुए वसीयत करा लेना आवश्यक तो होता है, लेकिन आवश्यक नहीं अगर होगा तो इसका परिणाम ये होगा कि विवाद होते रहेंगे, झगड़े उत्पन्न होते रहेंगे। इन झगड़ों से बचने के लिए ही वसीयत को कराना जरूरी है। अब बड़ा परमानंद जी आपने डिस्क्राइब करके बताया, वसीयत करता कौन है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। कौन इसको करता है? जी, वसीयत करने का तो देखिए 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति वसीयत कर सकता है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक पैतृक संपत्ति होती है, एक स्व अर्जित संपत्ति होती है। कुछ संपत्ति जैसे मैंने अपने आप बनाई है, मेरे पिता का उसमें कोई योगदान नहीं, लेकिन कुछ संपत्ति मुझे अपने मैंने पिता या बाप दादा या लोगों से मिली है, वो हो गई पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति और अपनी संपत्ति, तो उसमें ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हम अगर संपत्ति को बनाते हैं तो हम किसको किसको कितने रूप में देंगे, कितना बांटेंगे, यही वसीयत का मुख्य उद्देश्य होता है। वसीयत के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि हम अगर संपत्ति को बांट रहे हैं तो किस अनुपात में बांटेंगे, हम किस रूप में बांटेंगे, कौन कौन चीजों का इन्वेंटरी जिसको कहते हैं, एक सूची बनाई जाती है और वो सूची के आधार पर ही संपत्ति का वितरण होता है। किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसको कितना हिस्सा नहीं मिलेगा। खास तौर पर अगर आपकी स्व अर्जित संपत्ति है तो उसमें तो निश्चित तौर पर ये बना लिया जाना चाहिए। अभी भी गांव में इस ढंग की स्थिति नहीं बनी है कि कोई बहुत ज्यादा इसको बनाता हो वसीयत को, लेकिन यहाँ शहरों में तो अब प्रचलन बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुकदमेबाजी बढ़ने लगी है। लोगों के प्रति लोग एक तरह का यहाँ पर बेईमानी पर उतारू हो जाते हैं। लोग इस ढंग का देखते हैं कि किसी के संपत्ति को कैसे हड़प लिया जाए। इन सारी चीजों से बचने के लिए लोग वसीयत को बनाते हैं, वसीयत को तैयार करवाते हैं। बिल्कुल। अब वसीयत क्यों बनती है और कौन बनाता है, ये तो हमने चर्चा की परमानंद जी, लेकिन अगर हम बात करें, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो किन हालातों में वसीयत की जो वैधता है उसको चैलेंज भी क्या किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो क्या उसके लिए परिस्थितियां होनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि वसीयत तो हर एक व्यक्ति बना सकता है जो 18 वर्ष के बाद का है, और वो अब बना भी लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का किसी को कोई निश्चित तौर पर कोई निश्चित नहीं कर सकता कि केवल जीवन कितना दिन। ये मान के चलना है अगर कोई चले कि हम 70, 80, 90, 100 साल तक जिएंगे, तो वो तो एक गलत धारणा हो गई। कम उम्र के भी कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र है वो चाहे तो तैयार कर सकता है। लेकिन जैसा कि आपने अभी पूछा कि कौन इसको चैलेंज कर सकता है, इसको चुनौती कौन दे सकता है, कौन इस ढंग की बात कर सकता है कि क्या करेंगे। देखिए, चुनौती देने की बात आती है जहां तक संपत्ति को, तो संपत्ति के मामले में कोई भी व्यक्ति जो रिश्तेदार माने लड़का हो, लड़की हो, बहू हो, बेटा हो, कोई भी अगर पत्नी हो, अगर लगता है कि ये गलत ढंग से बना दी गई है वसीयत या गलत 3 तिकड़म से लिखवा ली गई। आज गांव में आप चलिए, गवर्नमेंट ऑफिस
स्थिति ये आ गई है कि गांव में तो वसीयत कम बनाते थे, लेकिन आजकल बनने लगी है तो कई लोग जाली वसीयत बनवा लेते हैं और वो ढंग के 2-4 लोग मिले और जाकर के जाली वसीयत बनवा ली। सही उत्तराधिकारी जो है वो बेचारा पाता ही नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति का पता चल जाए कि ये वो गलत वसीयत बनाई गई है तो वही व्यक्ति उस चीज को चुनौती दे सकता है, कोर्ट में उस चीज को ले जा सकता है और कह सकता है कि नहीं, ये जाली या फर्जी या किसी ढंग से या गलत ढंग से वसीयत बना ली गई है, वही इस चीज को रख सकता है। एक चीज और मैं बताना भूल ही गया था कि 18 वर्ष की उम्र के बाद वसीयत बनाने वाले के माइंड बने वो मानसिक रूप से बहुत ठीक स्थिति में होना चाहिए। उसको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हम किसके लिए वसीयत बनाने जा रहे हैं। अगर वो मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है तो वो वसीयत नहीं मानी जाएगी। इसी नाते इस चीज को भी कि वसीयत को चुनौती कर दी जाएगी। अगर ये स्थिति आती है कि कई बार वो बहुत बीमार है, बहुत अशक्त है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, वो उदास है, निराश है, उदास है, तो इस स्थिति में आप उस वसीयत को चुनौती दीजिए। जी, अब परमानंद जी, वसीयत करने का जो सही तरीका है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या इसका तरीका है और इसकी वैधता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? कैसे वैधता को सुनिश्चित किया जाए? देखिए, वसीयत कैसे बनाई जाए? वसीयत बनाने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि आजकल लोग हो गए हैं, कहते हैं कि हम एक्सपर्टाइज हमारे पास हो गया है कि हम वसीयत बना के तैयार कर दें। वसीयत बनाने के लिए मानसिक रूप से एक साउंड व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक ठाक स्थिति में हो, वो अपनी इन्वेंट्री बनाए, वो बनाए कि सूची की मेरे पास ये संपत्ति है। ये संपत्ति किस तरह की है? एक अचल संपत्ति है और एक अचल संपत्ति है। मेरी पास कितनी चल संपत्ति है, मेरे पास कितनी अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति में मान लीजिए किसी का कोई कर्ज है और या किसी भी संपत्ति की तरह हमारे पास कर्ज है, तो उस कर्ज का भी उल्लेख करिए। हमारे पास और भी क्या क्या चीजें हैं अचल संपत्ति, अचल संपत्ति का सब एक सूची बनाइए और फिर उस सूची बनाने के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती हो तो किसी आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लीजिए, नहीं तो आप स्वयं इस चीज को तैयार कर दीजिए कि इतना 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 मेरी इतनी उम्र है, मेरे पिता का ये नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा ये परिचय है और परिचय के पास मेरे पास इतनी संपत्ति है और इस संपत्ति को मैं इस तरह से वितरित कर रहा हूँ। आजकल तो ऑनलाइन भी व्यवस्था हो गई है कि तमाम सारी चीजों को आप सूची बनाने के आप लेकर करके और उसी सूची के आधार पर आप अपने वसीयत को तैयार कर सकते हैं। वसीयत को कौन दे सकता है? तो बड़ा सवाल यही है कि क्या सभी जो बेटे बेटी हैं उनको क्या ये अधिकार है कि वो अपने पिता की वसीयत को देख सके? देखिए, वसीयत में तो जिसके नाम से वसीयत लिखी गई है वो सबको अधिकार है कि वसीयत को देख ले। ये जब कोई किसी का वसीयत लिखी गई है, जब उसकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु के बाद तो जितने लोग हैं, केवल बेटे बेटी ही नहीं, पत्नी का अधिकार है तो पत्नी भी नहीं, यहाँ तक कि वो किसी और व्यक्ति को कुछ कह देता है कि जिसकी देखभाल के लिए वो व्यक्ति जैसे हमारा फ्यूनरल करेगा, माने हमारे अंतिम संस्कार करेगा, उस व्यक्ति के लिए भी वसीयत में उल्लेख किया जाता है कि वो भी कितना पैसा पा जाएगा और उसका इतना ध्यान दे। जिसके पास कुत्ते बिल्ली भी हैं उसके बारे में भी ध्यान रखा जाता है कि मेरे इन कुत्ते बिल्ली या और पशुओं के ध्यान रखने वाले व्यक्ति को इतना पैसा दिया जाएगा। तो वसीयत देखने का अधिकार तो मान लीजिए कुत्ते बिल्ली तो ये जानवर हुए, लेकिन उसमें पत्नी को भी अधिकार है, बेटे बेटियों को अधिकार है और उन सारे ऐसे लोगों का जिसका वसीयत में नाम लिखा हुआ है सबको वसीयत देखने का अधिकार है। ऐसे में वसीयतकर्ता की मौत के कितने दिनों के बाद जो वसीयत है उसको देखा जा सकता है? क्या इसमें भी कोई नियम है, कोई कानून है? जी, उसमें नियम यह है कि मृत्यु के 7 दिन के बाद आप की वसीयत को किसी को भी देख सकते हैं। जिसने जो वसीयत करता है उसने किस तरह की वसीयत लिखी है उसको मृत्यु के 7 दिन के भीतर किया जा सकता है। तो वसीयत तो लिखने का जब भी होता है तो उसको एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति होता है, उसका नाम भी उसमें वो ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही विश्वसनीय होता है, उसके नाम से दिया जाता है कि मेरी मृत्यु के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, इसका अनुपालन कराएंगे और उस अनुपालन में इतने इतने लोगों के जिनके नाम से मैंने वसीयत लिखी है उनको इस अनुपात में संपत्ति का वितरण कर देंगे, आप इसमें सहायक होंगे और इसकी जिम्मेदारी आपको दी जाती है।
बिल्कुल। परमानंद जी, क्या वसीयत को पंजीकृत कराना या फिर हम कहें कि स्टैम्प पेपर पर लिखना, क्या ये जरूरी है? इसी को अनिवार्य माना जाता है अगर स्टैम्प पेपर या कानूनी कागजात पर लिखा हो? परमानंद जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आवाज शायद बीच में ब्रेक हो गई, फिर से उनसे जुड़ेंगे। तो वसीयत से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी हम उनसे प्राप्त करें। अभी तक हमने ये समझा कि वसीयत करना क्यों अनिवार्य है, वसीयत कौन कर सकता है, और क्या बेटे बेटी सबको ये अधिकार है कि वो अपने पिता की वसीयत को देख सके। मृत्यु के कितने दिनों के बाद किसी को भी अधिकार है कि वो 7 दिनों के बाद जो वसीयत में लिखा हुआ है, किस किस को डिस्प्यूट किया गया है, उसको वो देख सकता है। और वसीयत पर अगर किसी को किसी तरह की आपत्ति है तो उसके लिए क्या कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाई जा सकती है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। परमानंद जी, अगला सवाल हमारा ये था कि क्या वसीयत को पंजीकृत कराना या स्टैम्प पेपर पर लिखना जरूरी है, अनिवार्य है क्या ये? उनसे उत्तर चाहते हैं तो वसीयत का पंजीकरण कराना और उसको स्टैम्प पेपर पर लिखना कतई जरूरी नहीं है। वसीयत एक तरह से एक दस्तावेज है जिसको आप एग्जीक्यूशनर के नाम पर रखते हैं और आपके साउंड माइंड होने पर जरूरत है कि 2 गवाह उसके होते हैं, और वो अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि हम एक सही मन की स्थिति में है जिसके लिए हमको अपनी संपत्ति की जानकारी और हम वसीयत कर सकते हैं, तो वो अच्छी बात है। हालांकि वो जरूरी नहीं है। आप चाहें तो सादे कागज पर, आप माने जो वसीयत करता है वो सादे कागज पर भी अपनी वसीयत को लिख सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टैम्प पेपर को ले आए, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए। हाँ, ये बात आपको जरूर कर देना, मुझे बताना जरूरी होता है, आपके जितने दर्शक हैं उनको जरूरी है कि अगर वसीयत का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है तो वो कई मामलों में ठीक रहता है। कारण उसका यह है कि अगर वसीयत का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति चाहे तो फेरबदल नहीं कर सकता। लेकिन अगर वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो कहीं कोई जाली दस्तखत करा के, तो कोई बीमार है आदमी, कोई किसी कीमत पर लेकर के, कहीं स्थिति में लेकर, और उस पर एक जाली दस्तखत करवा करके और उसकी एक नकली और जाली वसीयत बनवा लेता है, तो उसमें फेरबदल की बात की स्थिति होती है। लेकिन वह अगर रजिस्टर्ड वसीयत हो चुकी है तो रजिस्ट्रार के सेल्फ में वो एक वसीयत की कॉपी होती है, उसको चेंज कराना मुश्किल हो जाता है। हालांकि वसीयत एक्ट में ये भी लिखा गया है, जो सक्सेशन एक्ट है, कि अगर आप वसीयत को रजिस्टर्ड है तो भी चेंज करा सकते हैं, लेकिन चेंज कराने की वो प्रक्रिया, वो बदलने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है जितना कि एक गैर रजिस्टर्ड या किस तरह से जिसको रजिस्टर्ड वसीयत नहीं है उसको चेंज करने में बहुत ज्यादा, उसको बदलने में बहुत नहीं काम करना पड़ता है। लेकिन रजिस्टर्ड वसीयत को बदलने के लिए आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेहतर यही होता है कि उसको रजिस्टर्ड करा लिया जाए, लेकिन अगर नहीं कराते हैं तो भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, और स्टैम्प पेपर पर कराना तो कतई नहीं जरूरी है। ठीक, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनू हरियाणा से। सोनू जी, नमस्कार, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जो कोई इंसान अपनी वसीयत करा दे, रजिस्टर करा दे उसको, तो क्या जो उसके और बच्चे हैं वो उस वसीयत पर क्लेम कर सकते हैं? और बच्चे से हम मतलब नहीं समझे आपका। बच्चे जो जितने वसीयत में, तो अगर किसी एक बच्चे के नाम वसीयत करा दे तो बाकी के बच्चे जिनके नाम नहीं है, नहीं, वो सारे वो बच्चों का पूरी तरह से अधिकार होता है। और इसी नाते वसीयत कराने के बाद अगर दोबारा उसकी शादी हो जाती है, दोबारा शादी होने के बाद, या 18 साल का कोई लड़का है वसीयत बनाता है, फिर बाद में उसकी शादी हो जाती है, तो पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाता है, और उसी बदली हुई स्थिति में ये सारी चीजें लागू हो जाती हैं। तो दूसरे बच्चे के नाम से अगर वसीयत नहीं हुई है तो वसीयत में आप उसको तुरंत चुनौती दीजिए, निश्चित तौर पर वह वसीयत रद्द हो जाएगी, और उस वसीयत में उस व्यक्ति का नाम जरूर आ जाएगा अगर वो दूसरा बच्चा अपने साबित कर देता है, सिद्ध कर देता है कि वो उसका दूसरा बच्चा है। बिल्कुल। परमानंद जी, वसीयत की बात हम करें तो कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की वसीयत होती है? देखिए, वसीयत तो 2 तरह की होती है। एक विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत होती है और एक सामान्य सी वसीयत होती है। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत क्या होती है? विशेषाधिकार का मतलब यह है कि जैसे कोई
नौजवान जो वहाँ मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है, युद्ध के मैदान में है, या मान लीजिए वो जहाज चला रहा है, मेरीन में है, या वो एयरफोर्स में है, तो उसको जीवन दांव पर लगा हुआ है, तो वहां अपने किसी साथी को वो कह देता है कि देखिए ये चीजें आप मेरे घर पर संदेश पहुंचा दीजिए कि इस स्थिति में और इसी स्थिति में इस अनुरूप मेरी संपत्ति का वितरण होगा। ये एक तरह का विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत है। ऐसे व्यक्तियों को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी वसीयत को इस ढंग से लिख के देते हैं। अपने किसी साथी को अगर मुजबानी भी बता देते हैं तो उसको मान लिया जाता है, लेकिन एक दूसरी वसीयत जो सामान्य ढंग की होती है, जो हर व्यक्ति के लिए होती है, वो ये है कि आपको कोई नहीं, आपके लिए 2 गवाह होना जरूरी होता है और एक एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति होता है जो उस चीज को निधन के बाद उस चीज को बताता है कि इस अनुपात में इस संपत्ति का वितरण किया गया है और इस संपत्ति में इसको लेना पड़ेगा। और उसी में जैसे अभी आपके एक श्रोता ने सवाल, एक दर्शक ने एक सवाल पूछा था कि अगर ये स्थिति आ जाए कि कोई बच्चा हो गया है, तो बच्चा हो गया, बच्चा अगर है और उस स्थिति में अगर वसीयत की गई है और वो अगर साबित हो जाता है कि बच्चा वसी का है, तो निश्चित तौर पर वो वसीयत रद्द होगी और वो वसीयत रद्द होने के बाद उसको उसमें उत्तराधिकार मिलेगा व्यक्ति को। बिल्कुल। परमानंद पांडे जी, आज आपने तमाम जानकारी वसीयत से जुड़ी हुई दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।